नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं दीपक गौड़। बिहार की राजनीति में इस बार अगर कोई पार्टी सबसे ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है तो वह है कांग्रेस। बिहार में महागठबंधन की ओर से इस बार कांग्रेस ही है जो अपनी रणनीति के तहत एक एक सीढ़ी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी रणनीति के तहत कांग्रेस ने चुनावों के मद्देनजर अपनी 243 सीटों के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी की प्रक्रिया को शुरू करने की योजना बना ली है, जो अगले कुछ दिनों में शुरू होगी। कांग्रेसी नेता अजय माकन के नेतृत्व में एक टीम इस पर काम करेगी। हालांकि सीटों के बंटवारे से पहले ही अपने उम्मीदवारों का चयन करना कहीं कांग्रेस को भारी ना पड़ जाए। बहरहाल कांग्रेस इससे आगे बढ़ते हुए आगामी 17 अगस्त से राहुल गांधी के नेतृत्व में एक पद यात्रा करने जा रही है, जिसमें महागठबंधन के सभी दल शामिल होंगे। इस यात्रा के दौरान वह वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण के मुद्दे पर जनता से संवाद स्थापित करेंगे और अपनी वोट चोरी वाली थ्योरी को उनके बीच रखेंगे। हालांकि सियासी गलियारे में इस बार कांग्रेस की चालों पर भी नजर रखी जा रही है, क्योंकि इंडी गठबंधन की दिल्ली में हुई बैठक के दौरान राहुल गांधी का फोन करके वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को न्योता देना महागठबंधन के कुछ दलों को चुभ रहा है। इसी क्रम में एसआईआर का मुद्दा बनाकर कांग्रेस भले ही लोगों के बीच जाने को आतुर हो, लेकिन लोगों के वोट कटने या जिंदा लोगों के नाम मुर्दा लोगों की सूची में डाल देने की कोई शिकायत अभी तक पार्टी की ओर से चुनाव आयोग में नहीं की गई है। आगामी 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई भी है, जिसमें कांग्रेस समेत महागठबंधन के दलों की रणनीति पर भी नजर रहेगी। मौजूदा घटनाक्रमों के बीच कांग्रेस की क्या है आगे की राजनीति और क्या है आगे की रणनीति, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर जी और हमारे कंसल्टिंग एडिटर प्रमोद मुकेश जी। आप दोनों का स्वागत है। जी नमस्कार जी राजेश जी, पहला सवाल आपसे। खबर है कि कांग्रेस आने वाले दिनों में अपनी सीटों के दावेदारी को लेकर स्क्रूटनिंग करने जा रही है। क्या तैयारी शुरू हो गई है? निश्चित तौर पे बहुत पहले ही कांग्रेस पार्टी ने एक क्यूआर कोड जारी किया था, जिसके तहत मैं मानता हूं कि लगभग 3000 से अधिक कांग्रेस के साथियों ने अपनी उम्मीदवारी पेश की है। उनको पटना नहीं आना पड़ा है। पहले होता था कि अपनी उम्मीदवारी पेश करने के लिए नेताओं को चक्कर लगाना पड़ता था। इस बार उनसे उनको मुक्ति मिली है। क्यूआर कोड के माध्यम से उन्होंने उम्मीदवारी पेश की है। प्रत्याशियों के चयन के लिए परंपरा के अनुसार कांग्रेस पार्टी ने स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है, जिसके चेयरमैन अजय माकन जी को बनाया गया है। मेंबर उसमें प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, सीएलपी काउंसिल, अतिरिक्त 2-3 सदस्य और हैं। सब 13 और 14 अगस्त को पटना में होंगे। जितने लोगों ने अपनी उम्मीदवारी पेश की है क्यूआर कोड के माध्यम से हुए, उसके अतिरिक्त भी कई ऐसे साथी होंगे जो अपनी दावेदारी पेश करेंगे। उसके बाद उस पर स्क्रूटनी होगी और बड़ी बारीकी से इस बार राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, प्रदेश प्रभारी कृष्णा लाभेरू जी पैनी निगाह रखे हुए हैं कि जिन्होंने उम्मीदवारी पेश की है उनका क्षेत्र में किस प्रकार का फीडबैक है। डे बाय डे उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। वो कितने दिनों से काम कर रहे हैं, वो हमारा चौपाल कार्यक्रम कितना किए हैं, हर घर झंडा में कार्यक्रम कितना किए हैं, माई बहन मान योजना कितना किए हैं। चूंकि एक अगर आप एक झंडा भी कहीं लगाते हैं तो इसका इंफॉर्मेशन कांग्रेस पार्टी के वार रूम को होता है, कमेटी के मेंबर और चेयरमैन को होता है। तो हम बड़ी बारीकी से कांग्रेस पार्टी इस बार और सतर्कता के साथ प्रत्याशी चयन प्रक्रिया को अपना रही है। जी, लेकिन राजेश जी, महागठबंधन में तो अभी तो सीटों का बंटवारा शुरू कर दिया है, पर ये दावेदारी, ये छटनी करेंगे कैसे जब ये पता ही नहीं है कि किसको क्या सीट मिलेगी? कांग्रेस के पाले में अभी सीट आएगी कितनी, क्या आएंगी? तो ये प्लान क्या, इसको लेकर कोई पहले से प्लान आपने बनाया हुआ है? हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें कहीं दो राय नहीं है कि हम सब मिलके 243 लड़ेंगे।
और जब सीटों का बंटवारा होगा तो कौन से साथी किन किन सीटों पे लड़ेंगे, प्रत्याशी कौन होगा, वो बात की बात है जो हम अपने अपने तरीके से करेंगे। सीट कौन सा होगा वो गठबंधन के सभी शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। लेकिन सीट जी बंटवारा अगर हम देर से करते हैं, ऐसी स्थिति में हम सीट बंटवारा पूर्व सभी घटक दल अगर प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया अपना लेते हैं, एक हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, आगे बढ़ के एक शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं, तो हमें सहूलियत होगी। माना कि मैं ए बी सी डी सीट मांग रहे हैं, हमें ए बी सी डी न मिलके आगे का सीट मिल जाता है ई एफ जी एच। तो अगर हम ई एफ जी एच पे भी अगर होमवर्क नहीं करे रहेंगे, अपने प्रत्याशियों की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाए रहेंगे, शॉर्ट लिस्ट नहीं किए रहेंगे, स्क्रीनिंग नहीं किए रहेंगे, तो अचानक हमें प्रत्याशी देना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हमें दिक्कत भी होती है, कंफ्यूजन भी होता है और रिजल्ट भी बेहतर नहीं होता है। इसलिए 243 सीट पर प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी इस बार अपना रही है। जो सीट हमारे कोटे में आएंगे उसमें हम बेहतर प्रत्याशी देंगे, ये हमारा रोड मैप है। जी प्रमोद जी, क्या आप कांग्रेस की इस रणनीति से सहमत हैं? इससे तो बहुत सारे बागी भी पैदा हो सकते हैं। कोई आदमी लास्ट टाइम तक अगर वो चयनित हो जाता है, स्क्रूटनी के बाद चयनित हो जाता है और वो अपनी तैयारियां कर रहा है और बाद में उसे वहां से सीट से टिकट नहीं मिलेगा, तो क्या वो इस चीज के लिए नहीं है कि वो बागी भी हो सकता है, या वो इंडिपेंडेंट भी फिर बाद में लड़ सकता है? नहीं नहीं, ये संभव है। देखिए, राजनीति में तो संभावना कुछ भी हो सकता है, लेकिन कांग्रेस जिस ढंग जी से बड़ी पार्टी है और 2010 में मुझे जहां तक स्मरण है कि वो सभी सीटों पे इलेक्शन लड़ी थी और उसका नेटवर्क जी इतना है कि वो अपना स्क्रीनिंग हर सीटों के लिए कर सकती है। लेकिन 2020 में जिस ढंग से महागठबंधन में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 70 सीटें, जी और इस बार एक नई पार्टी भी उसमें शामिल हो गई है अब तक। मैं वीआईपी को जी इसलिए अब तक कह रहा हूं क्योंकि 2020 में भी वो जिस दिन सीटों का अनाउंसमेंट होना था उस दिन तक महागठबंधन के साथ थी। तो निश्चित रूप जी से ये महत्वाकांक्षा, तो जिन लोगों के नाम अगर क्यूआर कोड के तहत 243 सीट में हो सकता है कांग्रेस जी ये अपना लक्ष्य रख रही हो, ये जांच रही हो कि मेरे हर क्षेत्र में कितने सीरियस कैंडिडेट हैं, कैसे कैंडिडेट हैं। लेकिन जब जी 70 सीटों से कम सीटों पे अगर सीट इस बार समीकरण बैठता है, तो जितने लोगों को टिकट मिलेगा उससे तो 4 गुना या 3 गुना लोग निश्चित रूप से इससे वंचित रहेंगे, और जब महत्वाकांक्षा के कारण हो सकता है वो बागी भी हो, ये संभावना जी। तो है ही। तो राजेश जी, इसके लिए भी आपने कोई तैयारी कर ली है क्या? लोगों को कैसे मनाएंगे? नहीं नहीं, बड़ी पारदर्शिता से हमने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि ये चुनाव हम इंडिया गठबंधन के तहत ही लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन में जो सीटों की बंटवारा होगी, जो हमारे कोटे में सीट आएगा हम उसी सीट पे लड़ेंगे। हमें अभी जी चिन्हित इंडिया गठबंधन का कोई साथी नहीं कर पाया है कि हम कौन कौन से सीट लड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर हम प्रत्याशियों के चयन करते हैं तो कहीं तो राय नहीं है कि हमारे कोटे के जितने सीटें आएंगे हम उतने ही लड़ेंगे, बाकी तो लड़ेंगे नहीं, बाकी हम अपने गठबंधन के साथी को मदद करेंगे। ऐसी स्थिति में हमें जो सीट मिलेगा हम उसी सीट पे चुनाव लड़ेंगे। जी और इसका ताजा एक छोटा उदाहरण भी आपको बता रहे हैं कि पिछले चुनाव में हमें कभी कई बार ऐसा हुआ कि आज रात को क्लियर होता था कि ये सीट हम लड़ेंगे, जो सीट हम मांग भी नहीं जी रहे थे, हमारे कोटे में वो सीट आता था। एक दिन में प्रत्याशी चयन करना बहुत मुश्किल होता था। उसमें जो लोग आ जी जाते थे तत्काल एक दिन में हम जो शॉर्ट लिस्ट कर पाते थे, जिसको सक्षम समझते थे उसको लड़ा देते थे। रिजल्ट अच्छा आता भी नहीं था, कई जगह आए भी। तो इस बार इन्हीं सब कारणों से हम बारीकी से और पहले से इन चीजों पे हम ध्यान दे रहे हैं। जी राजेश जी, कल रात दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में राहुल गांधी ने फोन करके मुकेश सहनी को भी न्योता भेजा था। दोनों के बीच अकेले में बातचीत भी हुई है। इस बातचीत के क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, मुकेश सहनी जी इंडिया गठबंधन बनने के बाद और ये इंडिया गठबंधन के में पहली बार नेशनल प्लेटफॉर्म पे गए थे।
उनकी भी उत्सुकता रही होगी। नेशनल प्लेटफॉर्म पे जो इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं श्री राहुल गांधी जी, तो स्वाभाविक तौर पे उनका उत्साह बड़ा होगा। और पहली बार गठबंधन के हमारे सम्मान नेता राहुल गांधी से मिले, तो इसके मायने सामान्य है क्योंकि, लेकिन बिहार में चुनाव है तो जो कुछ भी होगा वो गठबंधन के सभी साथियों के सहमति से होगा। तो अलग मिलने के मायने नहीं, उसको कटसी मीट हम समान तरीके से कह सकते हैं। लेकिन प्रमोद जी, सियासी गलियारों में तो इसे दबाव की राजनीति कहा जा रहा है कि राजद पर कांग्रेस दबाव बनाने के लिए सीटों के मामले में अब कुछ रणनीतियां बना रही है और उसी रणनीति के तहत ये अकेले में मुलाकात भी थी और बुलाया भी गया था। देखिए, ये राजेश जी ने सही कहा। इंडी गठबंधन जो नेशनल लेवल पे है, उसमें मुकेश सहनी की पहली भागीदारी थी और उनकी उपस्थिति थी, और ये कटसी राहुल गांधी ये हुआ। बिहार में जो महागठबंधन है उसमें मुकेश सहनी, कांग्रेस, वामदल और राजद मजबूती से एक साथ हैं। हाँ, ये पहली बार है कि मुकेश सहनी के साथ ये खुलेआम मिले, राहुल गांधी के निमंत्रण पर गए। लेकिन कुछ दिन पहले वो भी दिल्ली गए थे और उनको लेके ये कयास और सोशल मीडिया पे और सूत्रों के हवाले से कि वो भाजपा के तमाम लोगों से मिले। तो मुकेश सहनी की बात, जब भी मूवमेंट की बात आती है राजनीति में, तो बहुत संभावना प्लस माइनस दोनों चलता है। हो सकता है कि ये कटसी भी हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता कि कांग्रेस मुकेश सहनी को मिला के राजद पे तो कुछ दबाव डाल सकती है, लेकिन कांग्रेस को 70 सीट बरकरार रहेगा और मुकेश सहनी को भी क्या 60 सीट मिलेगा, तो वो तो हिस्सा में सबको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। उसमें वो राजद को भी कुछ सीटों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, हो सकता है कांग्रेस को भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि वामदल भी अपने 45 से 40-45 सीटों की मांग पे वो बार बार वो उठा रहा है। तो इसीलिए ये निश्चित रूप से ऐसा नहीं हो सकता है कि 70 सीट भी कांग्रेस को मिले, 60 सीट वीआईपी को मिले और दोनों मिलके राजद को इतना झुका दें कि वो 140 सीट से 100 सीट पे आ जाए। इसलिए हो सकता है राजनीति में ये भी संभावना है, लेकिन सभी सीटों को, महागठबंधन को अगर इंटैक्ट रहना है तो सबको थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। नहीं, जिस तरह से हालिया माहौल देखा जा रहा है, जिस तरह से बयानबाजियां हो रही हैं, उसमें सैनी का दिल्ली आके मिलना, उसमें कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी का देखना, और जिस तरह से कांग्रेस में अब राहुल गांधी के नेतृत्व में, बिहार में राहुल गांधी के नेतृत्व में महागठबंधन की एक पदयात्रा का, तो ये कहीं ना कहीं ये सब कांग्रेस या तो बहुत अच्छा प्रो इस बार नजर आ रही है, या कांग्रेस की ये सब एक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वो अपनी सीटों को पिछली बार की बरकरार रखी जाए। क्या कहेंगे प्रमोद जी? देखिए, कांग्रेस निश्चित रूप से ये कांग्रेस पहले से बहुत प्रोएक्टिव अप्रोच में बिहार में इस चुनाव को ले रही है। चाहे बिहार बंद 9 जुलाई का मामला हो, जिसमें राहुल गांधी खुद आए और बंदी में उन्होंने भागीदारी अपनी दी। आज जब SIR के इशू पे, मतदाता पुनरीक्षण के मामले को लेके जिस ढंग से चुनाव आयोग पे राहुल गांधी पहले से ही हमलावर है और एक मुद्दा बिहार का चुनाव पुनरीक्षण का मिला है, उसको लेके अगर वो सासाराम वो लोकसभा का क्षेत्र है जहां कांग्रेस को सफलता मिली थी पिछली बार, और वहीं से वो शुरू कर रहे हैं और 15 दिनों तक है यात्रा है जिसमें तेजस्वी भी साथ रहेंगे। तो निश्चित रूप से कांग्रेस इस 2025 के ये चुनाव को एक अपॉर्चुनिटी देख रही है, क्योंकि जिस ढंग से तेलंगाना, कर्नाटका में सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार बिहार के में लोगों के बीच कांग्रेस एग्रेसिव रूप से ला रही है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस का ये पहले से बदला हुआ पोस्चर है और एग्रेसिव होके, ठीक है यहाँ राजद से उसका कद संख्या के हिसाब से छोटा जरूर है, लेकिन पुरानी पार्टी है तो एग्रेसिव होके अपने इस अपॉर्चुनिटी को जरूर भुनाना चाहती है। जी,
राजेश जी सेम यही सवाल मैं आपसे दोहराऊंगा, आपका क्या इस पे प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? देखिए, कांग्रेस पार्टी दबाव की राजनीति नहीं कर रही है, कांग्रेस पार्टी प्रभाव और बदलाव की राजनीति कर रही है। कि पोल उन्होंने खोली है, परत दर परत खोली है कि एक लोकसभा का, एक विधानसभा में बूथ वाइज परत खोली है उन्होंने। चुनाव आयोग न केवल मुंह चोरा के घूम रहा है, चुनाव आयोग पहली बार हुआ है कि राहुल गांधी के एटम बम से चुनाव आयोग का वेबसाइट क्रैश कर गया। उन्होंने बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका का वेबसाइट से वोटर लिस्ट हटा दिया। अभी आप कल शाम में देखे होंगे, और आप लोग तो बड़े पत्रकार हैं, राहुल गांधी जी ने वोटर लिस्ट, बूथ, एपिक नंबर सब बताया है। तो राहुल गांधी देश में बदलाव के लिए सड़कों पे उतरे हुए हैं और प्रभाव के लिए उतरे हुए हैं। निश्चित तौर पर बिहार में तो राहुल गांधी को मुख्यमंत्री बनना नहीं, उन्हें किन्हीं को बनाना है, लेकिन बिहार रहेगा तब तो, लोकतंत्र रहेगा तब तो। हमारी लड़ाई लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। फिलहाल लोकतंत्र की रक्षा में चुनाव आयोग सबसे बड़ा बाधक है, क्योंकि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन है। चुनाव आयोग अब तक 24 घंटा होने जा रहा है। चुनाव आयोग को तो अब तक आकर अपनी सफाई मीडिया के सामने देनी चाहिए, सीना ठोक के, जैसे राहुल गांधी ने बताया है कि एक एक घर में 7-7 वोट कैसे थे, और वोटर आज कहां चले गए। कई चैनल वाले वहां पहुंचे हैं, कोई नदारत, कोई नहीं नदारत है। आज भी इस मीडिया पे दबाव के दौर में कुछ तो निष्पक्ष है। तो इससे हमें बिहार को बचाना है, देश को बचाना है। इस बदलाव के लिए राहुल गांधी जी का 17 तारीख से बिहार का लगभग एक पखवाड़े का भ्रमण होगा। इंडिया गठबंधन के तमाम साथी सड़कों पे होंगे उनके साथ। हम लड़ाई लड़ने की हमारी आदत रही है, आदत इसलिए कि देश की आजादी के लिए भी हमें लड़ाई लड़ी, देश के बदलाव के लिए लड़ाई लड़ी। आज देश को बचाने के लिए हमें लड़ाई लड़नी है और हम उससे आगे जाएंगे। जी, बिहार कांग्रेस के पदाधिकारी और बिहार कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस की इस नई सोच से बहुत ज्यादा ऊर्जावान तो बन गए होंगे, ये साफ नजर आ रहा है आपकी बातों से। लेकिन राजेश जी, एसआईआर के मुद्दे पर 17 तारीख से राहुल प्रदेश की एक पदयात्रा करने जा रहे हैं, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट को बताने के लिए और चुनाव आयोग को देने के लिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था कि आप जिन मुद्दों पर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, ऐसे 10 जीवित लोगों को ले आइए जिनका नाम मुर्दा की श्रेणी में डाल दिया हो, या ऐसे 10 लोगों का पता बता दीजिए जिनका नाम काट दिया गया हो। तो वो मांगे हैं, तो क्या ये भी आपने तैयारी कर ली है सुप्रीम कोर्ट को? क्योंकि 12 तारीख आ गई है, 12 तारीख आपकी यात्रा से पहले सुप्रीम कोर्ट में आपको ये बताना होगा कि क्या आपके पास ऐसा भी कुछ है, या ये सबूत अभी जुटाए जाएंगे? दीपक जी, आप कभी कल्पना नहीं किए होंगे कि राहुल गांधी जी, उनका टीम एक लोकसभा के हर वोटर को परत दर परत पत्ता खोले, उसमें 8 महीने लगे हैं एक विधानसभा को निकालने में, और 1,20,000 के आसपास नकली फर्जी वोटर को हमने पकड़ा है। चुनाव, आप कल्पना कीजिए, यहाँ तो फर्जी ही काम हो रहा है। स्वयं माननीय न्यायालय को जवाब मिल गया होगा, जो लिखित तौर पे उन्हें जवाब चाहिए था वो भी मिलेगा, लेकिन चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं है कि एक विधानसभा में लगभग 1.25 लाख फर्जी वोटर कैसे बनाए। यहाँ तक कि अब तो राहुल गांधी के एटम बम में तो ध्वस्त हो गया उनका आचरण, उनकी नैतिकता। यहाँ बिहार, मैं दोबारा बोला हूँ, बिहार और महाराष्ट्र और कर्नाटका के वोटर लिस्ट को वेबसाइट से हटा दिए। क्या डर लगता है? लोकतंत्र से डरना नहीं है चुनाव आयोग। वक्त आ रहा है, मैं आक्रोश से बोल रहा हूँ, चुनाव आयोग का यही हरकत रहा तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की तरह भारत के प्रधानमंत्री को भागना पड़ेगा। चुनाव आयोग कहीं रब बच नहीं पाएगा। भारत का संविधान इतना सशक्त और मजबूत है कि उसके किए का सजा पद से हटने के बाद भी देता है। हमारा संघर्ष जारी है, था और रहेगा लोकतंत्र को बचाने के लिए।
जी, राजेश जी, आपने जो कहा उसमें हमारा जो मूल सवाल था उसका जवाब नहीं आया। मेरा कहना ये था कि क्या कांग्रेस पार्टी ने भी और महागठबंधन ने भी, जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सबूत मांगे हैं कि अगर आप कुछ ऐसे सबूत देते हैं तो हम इस पूरी प्रक्रिया को ही रद्द कर सकते हैं, तो क्या महागठबंधन के सभी घटक दलों ने, कांग्रेस ने, राजद ने, आपको जानकारी होगी, क्या इस तरह के कुछ दस्तावेज जुटा लिए हैं जो कोर्ट में पेश किए जाएंगे? आप पूरी प्रक्रिया को भी खारिज करा सकते हैं अगर आपके पास उस तरह के सबूत मिल जाएं। आप इंतजार कीजिए उस दिन का, जिस दिन की तिथि माननीय न्यायालय ने हमें दी है। हम जी। तमाम साक्ष्यों के साथ उपस्थित अवश्य होंगे। जी, प्रमोद जी, जी प्रमोद जी जी, क्या सही जी में महागठबंधन ने इस तरह के साक्ष्यों को जुटा लिया है और आने वाली 12 तारीख को जब कोर्ट में एसआईआर मामले को लेकर दोबारा से सुनवाई होगी, आगे जारी रहेगी, उसमें एनडीए को और चुनाव आयोग को बड़ा झटका लगने वाला है? जैसा कि राजेश जी दावा कर रहे हैं कि सबूत पेश किए जाएंगे चुनाव के तारीख पर। नहीं, हो सकता है कि इनकी अपनी गुप्त योजना हो, लेकिन चुनाव आयोग जो बिहार का चुनाव कार्यालय है, उसके तरफ से जी। तो हर दिन ये ऐसी खबर मीडिया में भी दी जाती है, प्रेस रिलीज जारी करके, कि किसी भी राजनीतिक दल ने कोई भी आपत्ति नहीं दर्ज की है। पता नहीं, ये जैसा कि राजेश जी कह रहे हैं और राहुल गांधी ने एटम बम फोड़ा, हो सकता है एटम बम को जुटाया जा रहा होगा महागठबंधन और अचानक ही सुप्रीम कोर्ट में ही फोड़ा जाए। इसलिए ये जी। उन्होंने कहा कि ना, कि अब मुझे उस दिन, जिस दिन तारीख होगी उस दिन बताएंगे, उस दिन हम जवाब देंगे। लेकिन इस ढंग से चुनाव आयोग, बिहार का चुनाव अधिकारी है, उसके तरफ से हर दिन प्रेस रिलीज जारी की जाती है कि आज छठा दिन नहीं है, आज 7वां दिन भी कोई भी राजनीतिक दल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, आपत्ति नहीं आई। वैसे आम आदमी, आम मतदाता की संख्या बढ़ रही है। जो कुछ भी गड़बड़ियां चुनाव जो लिस्ट है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, कुछ गड़बड़ियां हैं, जानकारी मिली है, अखबारों में भी है। आज के अखबारों में पटना राजधानी को लेके भी है कि कई लोगों के नाम मृत हैं, फिर भी 8 साल 10 साल पहले जिनकी मृत्यु हो गई उनके भी सूची में नाम है। लेकिन विभिन्न पार्टियों की तरफ से चुनाव आयोग की तरफ कोई नहीं शिकायत गई है। जी, तो आने वाले दिनों में ये बात तो तय है कि कांग्रेस बहुत प्रखर और प्रबल तरीके से बिहार की सियासत पर छाने की रणनीति के साथ मैदान पर नजर आएगी। आगे के लिए क्या होगा, ये 17 तारीख से सामने आएगा। आप दोनों हमारी इस परिचर्चा में हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी आभार। नमस्कार। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत न्यूज।